नमस्कार। जीविका बिना जेमिति जीवन असंभव, शिक्षा बिना सेमिति भविष्य गठन मध्य असंभव। मात्र कोरोना महामारी जोगु शिक्षार गाड़ी बहुत प्रभावित होईची। तामाने नुहे जे स्थिति एमिति बलवत्तर रहिबो। तेणु पिलांक भविष्यत गठन सेही गाड़ीर सारथी आज जी ओडिशा साजिची एवं जी ओडिशा सह ओस्टा मध्य मिलित भाबरे अभियान रे शामिल होईची। फलरे लाइव क्लास जरियारे राज्यर अगणित विद्यार्थी को घरे बसी पढ़िबार सुजोग मिलिची। जी ओडिशा ओस्टार एमिति मिलित प्रयास जारी रहिबो। प्रतिदिन दक्ष शिक्षक माने पिलांको क्लास नेबे और तांको प्रश्नर उत्तर रखिबे। तेबे आसंतो आरंभ करिबा आजिर लाइव क्लास। आजिर विषय रहिछि दशम श्रेणी हिंदी। क्लास नेबे प्रताप कुमार महाराणा सर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ओस्टा प्रायोजित जी ओडिशा लाइव क्लास को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रताप कुमार महाराणा, हिंदी शिक्षक, सत्संग सरकारी उच्च विद्यालय में कटक से आया हूं। ओस्टा के प्रयास से ये जो विद्यादान कार्यक्रम का प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए हमारे सारे ओडिशा के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं ओस्टा के नेतृवृंदों और जी ओडिशा के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के व्याकरण पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ पूर्व जानकारी देना चाहूँगा। तो पिछली कक्षा में तुम लोगों ने पढ़ा है व्याकरण के 3 अंग होते हैं। क्या क्या है? ध्वनि या वर्ण, शब्द या पद और वाक्य। ये जो शब्द या पद, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरा है अविकारी। जिसका परिवर्तन होता है वह है विकारी और जिसका परिवर्तन नहीं होता वह है अविकारी। तो विकारी पद ये भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। पिछली कक्षा में तुम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो देखिए, आज का शीर्षक है सर्वनाम। आज का शीर्षक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का अर्थ क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या है, और इसके रूपावली के बारे में हम कुछ जानकारी पाएंगे। तो देखिए, स्लाइड में देखिए, सर्वनाम का अर्थ। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ क्या है? ये जो सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से वह बना है। क्या क्या है? पहला है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है नाम वाले शब्द। सभी नाम वाले शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह है सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ये भी 2 शब्दों के मेल हैं, प्रो और दूसरा है नाउन। प्रो का अर्थ है ऑन द प्लेस ऑफ, और एंड नाउन का अर्थ है नेमिंग वर्ड। द वर्ड दैट कम्स ऑन द प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है? तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा। देखिए, अगले स्लाइड देखिए। सर्वनाम की परिभाषा जानने से पहले तो कुछ उदाहरण देखिए। तो पहला उदाहरण है सोहन पढ़ता है। दूसरा है वह रोज स्कूल जाता है। तीसरा है उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है। ठीक है? तो पहले वाक्य में कौन पढ़ता है? सोहन पढ़ता है। ये जो सोहन जो पद हैं, यह एक नाम को बोध करता है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी बालक का नाम हो सकता है। यह एक संज्ञा पद है। दूसरे वाक्य में देखिए, वह रोज स्कूल जाता है। कौन रोज स्कूल जाता है? वह। ये जो वह जो पद हैं, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? सोहन के लिए प्रयोग हुआ है, अर्थात संज्ञा के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तीसरे वाक्य में देखिए, उसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है। किसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है?
सोहन को साइकिल चलाना बहुत पसंद है। सोहन के लिए यहाँ पर एक पद आया है जो है उसको। तो दूसरे वाक्य में वह पद और तीसरे वाक्य में जो उसको पद, ये सोहन या संज्ञा पद के लिए आया है, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले स्लाइड देखिए, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो फिर से देखिए और कॉपी में लिख कर रखिए, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए मैं लिखता हूं, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। तो अब हम देखेंगे ये जो सर्वनाम है इसकी क्या आवश्यकता है। तो देखिए, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। तो इसका काम क्या है? सर्वनाम का काम है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना, और दूसरा काम है वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाना। ठीक है, तो फिर से देखिए, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो अगले स्लाइड देखिए। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार के बारे में। तो देखिए, सर्वनाम के प्रकार अर्थात सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। रूप या उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? पहला है मौलिक और दूसरा है यौगिक। रूप या उत्पत्ति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है मौलिक और दूसरा है यौगिक। दूसरा है यौगिक। मौलिक क्या है? जो मूल सर्वनाम है इसे मौलिक कहते हैं, अर्थात ये मूल रूप में रहते हैं, इससे और सर्वनाम बनता है। तो इनकी संख्या 11 होते हैं। तो ये मौलिक सर्वनाम कौन कौन है? तो देखिए, मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो, ये 11 सर्वनाम ये हैं मौलिक सर्वनाम या ये मूल सर्वनाम। ठीक है, तो दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या है? जो योग से बना है, योग से बना है, अर्थात इस सर्वनामों के साथ हम कारक योग करने से या वचन के अनुसार या लिंग के अनुसार और सर्वनाम बनता है जो यौगिक होता है। इनकी संख्या अनगिनत है, हम गिन नहीं सकते। तो उदाहरण के रूप में देखिए, मैं, ये मूल सर्वनाम है। ठीक है, तो वचन के अनुसार इसका बहुवचन हो जाता है हम। हम, ठीक है। तो देखिए, मैं के साथ यदि हम को पर सर्ग लगाते हैं तो यह क्या बन जाता है? मैं युक्त को, ये हो जाता है मुझको, मुझको या मुझे। ठीक है, तो इसका बहुवचन रूप क्या है? हमको या हमें।
ठीक है। मैं के साथ यदि हम रे लगाएंगे तो यह होता है मेरे, यह भी लिंग के कारण हो जाता है मेरी। उसी प्रकार हमारा, ये भी हमारी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, जो तुम्हारी 10वीं कक्षा की व्याकरण पुस्तक में है। तो देखिए अगले स्लाइड। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? प्रयोग के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये प्रयोग के अनुसार ये सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन 6 सर्वनामों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगले स्लाइड देखिए। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो देखिए, किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो सर्वनाम का प्रयोग होता है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? तो देखिए, पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। तो दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसे भी अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो उत्तम पुरुष कौन कौन है? उत्तम पुरुष कहने से क्या बोध होता है? उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला, जो बोलता है, जो वक्ता, वह है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन कौन है? मैं और हम, ये दोनों उत्तम पुरुष सर्वनाम होते हैं। मैं उत्तम पुरुष एकवचन होता है और हम ये उत्तम पुरुष बहुवचन होता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन है? जो सुनने वाला, श्रोता, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन कौन है? तू, तुम और आप। तू का प्रयोग हम एकवचन में करते हैं, तुम का प्रयोग एकवचन में होता है और बहुवचन में भी
होता है। आपका प्रयोग हम समानार्थ में हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम सम्मान देते हैं, उनके लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है तू, तुम और आप। ठीक है। तो तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके लिए बात कही जाती है वह है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष सर्वनाम कौन कौन है? वह, वे, यह, ये चार अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। ये पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। पुरुष कहने से ये पुरुष को बोध करता है और स्त्री को भी बोध करता है। ठीक है। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। तो देखिए, अगले स्लाइड देखिए। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। इस वाक्य में सर्वनाम कौन है? मैं सर्वनाम पद है। तो मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं उत्तम पुरुष एकवचन में यह सर्वनाम होता है। यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो दूसरा वाक्य देखिए, हम पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन है? हम। हम सर्वनाम पद हैं। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो तीसरा वाक्य देखिए, तू सच बोलती है। यहाँ तू एक सर्वनाम पद है। यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। यह एकवचन में होता है। तो चौथा वाक्य देखिए, तुम कहाँ रहते हो? इस वाक्य में तुम, यह भी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो उसके बाद पांचवा वाक्य देखिए, आप कृपया पधारिए। आप, ये जो आप पद, यह भी एक सर्वनाम पद है। यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो छठा वाक्य देखिए, वह खेल रहा है। कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है। ये जो वह जो पद हैं, ये सर्वनाम पद हैं। यह अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। उसी प्रकार यह खेल रहा है, यह भी अन्य पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। तो अगले स्लाइड देखिए। दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? निजवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। तो अब हम जानेंगे निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो देखिए, जो सर्वनाम कर्ता के विषय में कुछ बताते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम कर्ता के विषय में कुछ बताते हैं तो वह है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो कर्ता के बारे में बताना अर्थात स्वयं के बारे में बताना, खुद के बारे में बताना। तो निजवाचक सर्वनाम कौन कौन है? आप, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हैं। तो और कुछ उदाहरण देखिए। मैं यह काम आप कर लूँगा। मैं यह काम आप कर लूँगा। तो इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन है? मैं एक सर्वनाम है और आप भी एक सर्वनाम है। मैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर जो आपका प्रयोग हुआ है ये निजवाचक सर्वनाम है। ये खुद को बोध करता है, स्वयं को बोध करता है। मैं यह काम आप कर लूँगा। उसी प्रकार मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। मैं यह काम खुद कर लूँगा। तो आप, स्वयं या खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो और एक वाक्य देखिए, तू पूरा काम
अपने आप कर पाएगा, तू पूरा काम अपने आप कर पाएगा। यहाँ पर तू एक सर्वनाम है और दूसरा सर्वनाम है अपने आप। तू तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, परंतु ये जो अपने आप, ये अपने आप निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो तीसरा वाक्य देखिए, यह हमारा आपस का मामला है। यह हमारा आपस का मामला है। आपस का, ये आपस का, यह भी निजवाचक सर्वनाम होता है। वे आप ही आप चले गए, वे आप ही आप चले गए। यहाँ पर आप ही आप, यह भी निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो अगले स्लाइड देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में डेफिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? तो देखिए, पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखिए, पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पास के हो सकते हैं या दूर के हो सकते हैं, ये व्यक्ति हो सकते हैं या वस्तु हो सकते हैं। तो पास के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होते हैं वे हैं यह और ये। यह और ये दोनों पास के लिए, पास के किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वह और वे। ये जो चार हैं, यह, ये, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हैं। तो इसके और कुछ उदाहरण देखिए। यह एक कलम है। इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? कलम के बारे में कुछ कहा गया है। यह कलम की निश्चितता का बोध करता है। कौन सा पद? ना, यह जो पद, यह कलम की निश्चितता का बोध करता है। इसलिए यह सर्वनाम, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये मेरी पुस्तकें हैं। यहाँ पर ये पद मेरी पुस्तकों की निश्चितता का बोध करता है। इसलिए ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा भाई है। वह जो पद, सर्वनाम पद, मेरा भाई की निश्चितता का बोध करता है। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे मेरे मित्र हैं। यहाँ पर वे मेरे मित्र की निश्चितता का बोध करता है। इसलिए वह और वे, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों, अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले जाएंगे। ठीक है, बच्चों, ब्रेक के बाद फिर से मैं स्वागत करता हूं। तुम लोगों ने पढ़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे चौथा जो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अगले स्लाइड देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए, किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध न कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक का विपरीत है अनिश्चयवाचक। किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध न कराने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो
हम प्राणियों के लिए हम कोई सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं और अप्राणियों के लिए हम कुछ का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों कोई और कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो और कुछ उदाहरण देखिए। कोई दौड़ रहा है, इस वाक्य में कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई कहने से किसी निश्चित बोध नहीं होता है। कौन दौड़ रहा है हमें मालूम नहीं, कोई दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है इससे कुछ मालूम नहीं पड़ता, इसलिए यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह भी हम कह सकते हैं कोई न कोई दौड़ रहा है, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो और एक उदाहरण देखिए। सब कोई ऐसा कहते हैं, सब कोई ऐसा कहते हैं। कोई का बहुवचन रूप यहाँ पर क्या हुआ है? सब कोई, सब कोई ऐसा कहते हैं। यहाँ सब कोई यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे भी हम यह भी लिख सकते हैं कोई कोई ऐसा कहते हैं, कोई उसके बहुवचन है, कोई कोई, कोई कोई ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे कुछ का प्रयोग। दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है हमें मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पर जो कुछ सर्वनाम को नाम का प्रयोग हुआ है यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार मेरी आंख में कुछ गिर पड़ी, आंख में क्या पड़ा हमें मालूम नहीं। ठीक है। तो यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कोई और कुछ ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखिए अब हम देखेंगे पांचवा सर्वनाम। देखिए अगले स्लाइड। पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात इसे अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने से क्या बोध होता है? प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए हम जो सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन है? तो पहला है कौन और दूसरा है क्या। कौन और क्या का हम प्रयोग करते हैं। कौन का प्रयोग मुख्यतः किसी व्यक्तियों के लिए हम कर सकते हैं, क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए भी हम कर सकते हैं। तो देखिए कौन वहाँ सो रहा है, इस वाक्य में कौन यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन वहाँ सो रहा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे वाक्य में देखिए कौन कौन खा चुके हैं, कौन कौन यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह बहुवचन में है तो पहला एकवचन में था। तो तीसरा वाक्य देखिए तुमने क्या खाया, यहाँ पर क्या का प्रयोग हुआ है, क्या खाया, यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे छठा जो सर्वनाम है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए अगले स्लाइड। किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए आने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संबंध उत्पन्न करता है, संबंध जोड़ता है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संबंध जोड़ता है, इसे अंग्रेजी में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन है? जो, सो के लिए हम वह, वे का प्रयोग भी हम करते हैं। तो और कुछ उदाहरण देखिए। जो करेगा
सो भरेगा। यहाँ पर जो के साथ सो का संबंध है, जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण देखिए, जो कमाएगा वह खाएगा। इस वाक्य में जो के साथ वह का संबंध होता है, तो जो और वह ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जो जो यहाँ आए वे सब खा कर गए। जो जो यहाँ आए वे सब खाकर गए। जो के साथ वे का संबंध है, तो जो और वे ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तुम लोगों ने ये 6 सर्वनामों के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे इससे क्या क्या प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, तो इसके बारे में कुछ आलोचना हम करेंगे। तो देखिए अगले स्लाइड में, सर्वनाम का नाम लिखो, अर्थात तुम्हें बताना होगा यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तुम्हें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है तुम्हें बताना होगा। तो पहला प्रश्न है मैं, दूसरा प्रश्न है वह, यह, तीसरा प्रश्न है कौन, चौथा प्रश्न है कोई, और पांचवा प्रश्न है वे। तो देखिए मैं यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो बच्चों तुम लोगों ने इसे पढ़ चुके हैं, तो बताइए मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर मैं है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। तो दूसरा देखिए यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। तो देखिए इसका उत्तर है यह है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो तीसरा प्रश्न कौन, यह किस प्रकार का सर्वनाम है तुम्हें मालूम है, तो इसके उत्तर मिलाइए। देखिए इसका उत्तर है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो चौथा प्रश्न देखिए कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए इसका उत्तर कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न है वे, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए इसका उत्तर है यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो इससे भी इस प्रकार के प्रश्न को और भी इस प्रकार परीक्षा में आ सकता है। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक उदाहरण दीजिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन है। उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन है, मैं और हम। यदि एकवचन में कहा जाता है तो यह मैं होता है, यदि बहुवचन में कहा जाता है तो वह हम होता है। तो उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम है मैं, उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है हम। तो यदि परीक्षा में यह आ सकता है कि अन्य पुरुष सर्वनाम कौन है, यह, वह और वे, यह या ये। वह और यह ये एकवचन में है, वे और ये बहुवचन में है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। तो उसके बाद अगले स्लाइड देखिए और कुछ प्रश्न देखिए। अभ्यास प्रश्न 2 में तुम्हें कहा गया है रेखांकित पद के सर्वनाम बताइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। क्या क्या है देखिए, क्या क्या वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है हम सब भारतीय हैं। यहाँ पर हम रेखांकित पद हैं। दूसरा वाक्य है आप कृपया बैठिए। यहाँ पर आप ये भी रेखांकित पद हैं। तीसरा प्रश्न है यह मेरी कलम है। यह रेखांकित पद है। तो चौथा प्रश्न तुम क्या पढ़ते हो। यहाँ पर तुम यह भी रेखांकित पद है। पांचवा प्रश्न जो पढ़ेगा वह पास करेगा। यहाँ जो वह यह रेखांकित पद है। तुम्हें बताना होगा यह रेखांकित पद
किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए अपनी कॉपी में इसके उत्तर लिखिए और मेरे उत्तर से मिलाइए। तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए स्लाइड में, हम सब भारतीय हैं, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो दूसरा प्रश्न, आप कृपया बैठिए, इसमें आप रेखांकित पद हैं, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए यह है मध्यम पुरुष सर्वनाम, यह पुरुष को, किसी पुरुष को बोध करता है। तो तीसरा वाक्य देखिए, यह मेरी कलम है, यहाँ पर यह रेखांकित पद है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए यह निश्चयवाचक ये सर्वनाम है। तो चौथा वाक्य देखिए, तुम क्या पढ़ते हो, यहाँ पर तुम, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इस वाक्य में और एक सर्वनाम है, तो बताइए वो क्या है। तुम क्या पढ़ते हो, क्या एक सर्वनाम है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो पांचवा प्रश्न देखिए, जो पढ़ेगा वह पास करेगा, जो और वह, यह रेखांकित पद है, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए इसका उत्तर, यह है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा है, इनके रूपों में कैसे परिवर्तन होता है। तो अगले स्लाइड में देखिए, सर्वनामों की रूपावली। वर्ग 1 में कुछ सर्वनाम लिया गया है, मैं, हम, तू, तुम। इसके बारे में कहने से पहले मैं तुम्हें कारक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। बच्चों, तुम लोगों ने 9वीं कक्षा में कारक के बारे में पढ़ चुके हैं। तुम लोगों ने जाना है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबंध, अपादान, अधिकरण और संबोधन। फिर से देखिए और अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और अंत में है संबोधन। ये जो संबोधन जो कारक हैं, इसे संबोधन के लिए हम व्यवहार करते हैं। ये कारक चिन्ह संज्ञा के पहले लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर 7 कारकों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है। तो देखिए ये जो कर्ता कारक हैं, इसका एक मुख्य चिन्ह है जिसे कारक चिन्ह कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। तो क्या है, यहाँ पर कुछ कर्ता में कुछ नहीं लगता, अर्थात शून्य है, शून्य चिन्ह। और दूसरा है ने। कर्म का उसी प्रकार को, करण का से, संप्रदान को या के लिए या रे लिए या ने लिए। अपादान से का प्रयोग होता है। संबंध, इसमें का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी का प्रयोग होता है। अधिकरण में मैं,
और पर का प्रयोग होता है। तो देखिए, इस परसर्ग का व्यवहार सर्वनाम के साथ होने से इसके रूपों में कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला सर्वनाम है उत्तम पुरुष सर्वनाम, एकवचन में है मैं का कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए, जब शून्य पर सर्ग होता है तो मैं उसी प्रकार रहता है, इसका परिवर्तन नहीं होता। जब ने का प्रयोग होता है, मैं के साथ ने लगने से यह होता है मैंने। उसी प्रकार कर्मकारक में मैं के साथ को लगने से यह होता है मुझको या मुझे। उसी प्रकार मैं के साथ से लगने से यह होता है मुझसे। मैं के साथ को लगने से यह भी होता है मुझको या मुझे। मैं के साथ यहाँ पर रे लिए लगता है तो क्या होता है मेरे लिए, मेरे लिए, मुझको या मुझे और मेरे लिए। तो उपादान कारक का चिन्ह से लगने से क्या होता है, वह मुझसे होता है, मुझसे। तो संबंध कारक का चिन्ह रा रे री का प्रयोग मैं के साथ होता है। तो रा लगने से मैं युक्त रा मेरा, मैं युक्त रे मेरे, मैं युक्त री मेरी, यह भी होता है मेरा, मेरे और मेरी। इस प्रकार इसका रूप परिवर्तन होता है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है मैं और पर। तो देखिए, ये जो मैं है ये सर्वनाम पद हैं, ये सर्वनाम है, परंतु यहाँ पर जो मैं है यह एक परसर्ग है, इसमें अंतर है। तो यहाँ ऐ की मात्रा के साथ अनुसार लगा है, तो यहाँ पर देखिए म में ए की मात्रा के साथ बिंदी या अनुसार लगा है। तो देखिए, ये मैं सर्वनाम है और ये मैं ये परसर्ग हैं। मैं के साथ मैं लगने से क्या होता है मुझ में, मुझ में, और पर लगने से यह होता है मुझ पर, मुझ में और मुझ पर। उसी प्रकार उत्तम पुरुष बहुवचन है हम के साथ यह परसर्ग का प्रयोग करने से इसके रूपों में भी परिवर्तन होता है। कैसे होता है देखिए, स्लाइड में देखिए, हम के साथ ने लगने से हमने, हम के साथ कर्मकारक का चिन्ह को लगने से हमको, हम के साथ करण कारक का चिन्ह से लगने से हमसे, हम के साथ संप्रदान कारक का चिन्ह को या के लिए या रे लिए लगने से यह होता है हमको या हमें और हमारे लिए। तो उपादान कारक का चिन्ह से लगने से हमसे, संबंध कारक का चिन्ह रा रे री लगने से हमारा, हमारे और हमारी, इस प्रकार रूप होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर लगने से हम में और हम पर, इस प्रकार इसका रूप में परिवर्तन हो जाता है। मैं का रूप जैसा होता है, मध्यम पुरुष एकवचन तू का रूप भी वैसा ही होता है, तू का रूप भी उस प्रकार होता है। देखिए, तू के साथ ने लगने से तूने, तुमको या तुम्हें, तुमसे, तेरे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम में और तुम पर, इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो तुम का भी हम की तरह परिवर्तन होता है। तो देखिए, वर्ग 2 में
कुछ सर्वनाम दिया गया है। तो अगले स्लाइड देखिए, यहाँ पर दिया गया है वह, वे, यह, ये, कौन और जो। ये जो सर्वनाम दिए गए हैं, इनका रूप भी कारक के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, वह के साथ जब ने लगता है तो क्या होता है? वह के साथ जब हम ने लगाएंगे तो क्या होगा? वह युक्त ने, तो यह हो जाता है उसने। उसने, वह के साथ ने लगने से यह क्या बन जाता है? उसने हो जाता है। उसी प्रकार वह का बहुवचन रूप है वे। वे के साथ ने लगने से वह होता है उन्होंने। उन्होंने, उसने, वह होता है उन्होंने। ये वह का रूप है, यह वे का रूप है। उसी प्रकार कर्मकारक का चिन्ह को लगने से वह के साथ क्या होता है? वह युक्त को, उसको। वह के साथ करण कारक का चिन्ह से लगने से उससे। वह के साथ को लगने से उसको या उससे। वह के साथ के लिए लगने से उसके लिए। वह के साथ अपादान कारक का चिन्ह से लगने से उससे। वह के साथ का के की लगने से उसका, उसके और उसकी हो जाता है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। वह के साथ में लगने से उसमें। वह के साथ पर लगने से उस पर होता है। ठीक है, तो वह का बहुवचन रूप है वे। वे के साथ ने लगने से उन्होंने। वे के साथ को लगने से उनको। वे के साथ से लगने से उनसे। वे के साथ को लगने से उनको या उन्हें। वे के साथ के लिए लगने से उनके लिए यह होता है। तो अपादान कारक का चिन्ह से लगने से उनसे। संबंध कारक का चिन्ह का के की लगने से उनका, उनके और उनकी होता है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर लगने से उनमें और उन पर होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यह और ये। यह और ये, इसका रूप कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए, यह पहला है, यह एकवचन में है और ये बहुवचन में है। इनके रूपों कैसे बनते हैं? तो देखिए, यह के साथ जब ने का प्रयोग होता है, यह के साथ जब ने युक्त होता है तो यह बनता है इसने। इसने। ये के साथ जब ने लगता है तो यह होता है इन्होंने। इन्होंने। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार इसका रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो कौन, कौन यह भी दो रूप में, यह एकवचन में प्रयोग होता है और बहुवचन में भी प्रयोग होता है। कौन युक्त ने, किसने, और बहुवचन में कौन युक्त ने, किन्होंने, और इनके रूपों में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता है। तो चौथा है जो युक्त ने, जिसने, और बहुवचन में जिन्होंने, और ये भी उसी प्रकार बदलता है। तो वर्ग 3 में और एक सर्वनाम है कोई। कोई भी एकवचन में प्रयोग होता है और बहुवचन में प्रयोग होता है। कोई युक्त ने, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी के लिए, इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। और बहुवचन में किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के लिए, इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। तो परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न भी आ सकता है। तो बच्चों, आज तो समय नहीं है, तो आज के लिए इतना। आज के लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद
देता हूँ।